वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे प्रबंधन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न यह है कि कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता, चाहे वह स्वयं की स्थिति में ही क्यों ना हो। यह कथन है, आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट किसका है। तो ये स्टेटमेंट है एडविन एम रॉबिन्सन का। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंध ही है, जिसके बिना उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बन पाते। यह कथन किसका है? तो यह कथन है पीटर एफ ड्रकर का। अगला प्रश्न, प्रबंधन व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का क्या है? मस्तिष्क है एवं उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। अब यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट है ऑलिवर सेल्डन का। किसका? ऑलिवर सेल्डन का ये स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न, प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय व नियंत्रण करने से है। यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट है हेनरी फेवल का। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है यह है कि प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, न कि वस्तुओं के निर्देशन से। यह स्टेटमेंट किसका है? फिर से इस प्रश्न को देखिए, प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, न कि वस्तुओं के निर्देशन से। यह स्टेटमेंट है लॉरेंस ए एप्ले का। किसका? लॉरेंस ए एप्ले। अगला प्रश्न, कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? तो प्रबंध के कार्य में सहयोग नहीं आता है, तो यहां पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, प्रबंध एक है क्या? कला विज्ञान की कला और विज्ञान दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? तो प्रबंध के उद्देश्य में नीति निर्धारण करना नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नीति निर्धारण का कार्य किसका है? तो नीति निर्धारण का कार्य है उच्च स्तर प्रबंध का। ऑप्शन नंबर 2। समन्वय क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि समन्वय क्या है, तो समन्वय प्रबंध मतलब मैनेजमेंट का सार है। ऑप्शन नंबर 2। प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है? यहां पे पूछा जा रहा है कि प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है? तो प्रबंध का प्रथम कार्य में आता है नियोजन। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, प्रबंधक मतलब मैनेजर वह व्यक्ति होता है जो दूसरों का करता है। तो दूसरों का क्या करता है? प्रबंधक प्रबंध करता है, मैनेज करता है। ठीक है। प्रबंध एक खाली स्थान है, यहां पे क्या आएगा? इस शब्द को आपको चुनाव करना है। तो प्रबंध एक गतिशील व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? गतिशील व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर 2। दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति क्या कहलाती है? यहां पे खाली स्थान है, उसको भरना है, तो ये कहलाता है प्रबंधन। तो दूसरों से कार्य कराने की जो कला है वो कहलाते हैं प्रबंधन। अगला प्रश्न, प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल किया जाता है। तो प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में जीवित रहना भी है, लाभ कमाना भी है, विकास भी है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें से सभी। अगला प्रश्न, प्रबंध एक शक्ति है। तो प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। कैसी शक्ति है? प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। अगला प्रश्न, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में? अगर आज की डेट की बात की जाए तो प्रबंध विज्ञान के अभी सरल रूप में है। तो ये कैसा विज्ञान है? सरल विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? सरल विज्ञान। अगला प्रश्न, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रकृति में लागू होता है। तो इसमें लागू होता है विक्रेता की सावधानी का नियम। तो विक्रेता की सावधानी का नियम प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व के नेचर में आता है। प्रबंध की आवश्यकता होती है, तो याद रखिए प्रबंध मतलब कि मैनेजमेंट की जो आवश्यकता होती है वो प्रत्येक समय होती है, प्रत्येक समय। अगला प्रश्न, प्रश्न यह है कि प्रबंधन किसका नौकर है? ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रबंधन किसका नौकर है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, प्रशासन का, सरकार का, डीएम का, मुख्यमंत्री का।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1। तो प्रबंध किसका नौकर है? तो प्रबंध जो है वो प्रशासन का नौकर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। समन्वय के लिए तनाव सिद्धांत, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। समन्वय के लिए तनाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, क्लीवलैंड और सैकलर हडसन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्लीवलैंड। तो समन्वय के लिए जो तनाव सिद्धांत दिया था वो दिया था क्लीवलैंड ने। अगला प्रश्न, संगठन के नियमों, उपनियमों, आदेशों तथा प्रक्रियाओं के अंतर्गत होने वाला प्रत्यायोजन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है औपचारिक प्रत्यायोजन। क्या कहलाएगा? औपचारिक प्रत्यायोजन, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, लूथर गुलिक ने अपने सैन्य अनुभव के आधार पर कौन सा सिद्धांत बनाया? तो लूथर गुलिक ने अपने सैन्य अनुभव के आधार पर स्टाफ व सूत्र ये नियम बनाया। क्या? स्टाफ व सूत्र। अगला प्रश्न, शास्त्रीय सिद्धांत समूहों में दिखाई देने वाले मुहावरों के समान है। ठीक है, तो शास्त्रीय सिद्धांत समूह मतलब कि क्लासिकल प्रिंसिपल जो ग्रुप है उसमें दिखाई देने वाले मुहावरों के समान है। ठीक, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हर्बर्ट साइमन का। हर्बर्ट साइमन। अगला प्रश्न, समान स्तर के अधिकारियों के मध्य होने वाला संप्रेषण कहलाता है। यहां पे कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। तो समान स्तर के अधिकारियों के मध्य होने वाला संप्रेषण ये कहलाएगा पार्श्विक संप्रेषण या लैटरल कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न, संप्रेषण में मतलब कम्युनिकेशन में आने वाली बाधाओं को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो ये जो बाधाएं हैं वो 3 भागों में विभक्त की गई हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। अगला प्रश्न, नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम समाज शास्त्री कौन है? आपको बताना है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, तो ब्यूरोक्रेसी का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम समाज शास्त्री कौन है? तो इस शख्स का नाम है मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर वह शख्स हैं जो नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले व्यक्ति। अगला प्रश्न, नौकरशाही को सरकारी अधिकारियों का शासन, ध्यान दीजिए ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये जो सेंटेंस है, सरकारी अधिकारियों का शासन किसने कहा है? तो नौकरशाही को सरकारी अधिकारियों का शासन हरमन फाइनर ने बोला है। हरमन फाइनर का ये स्टेटमेंट है कि नौकरशाही क्या है? सरकारी अधिकारियों का शासन। अगला प्रश्न, व्यापार के प्रवाह की गति बढ़ाने और मामलों के निपटारे में देरी से बचाने के लिए किसने एक वैकल्पिक रास्ते का सुझाव दिया जिसे गैंग प्लैंक कहते हैं? तो ये है गैंग प्लैंक का नियम। तो इसको याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि गैंग प्लैंक का नियम क्या है तो वो ये है कि व्यापार के प्रवाह की गति को बढ़ाने और मामले के निपटारे में देरी से बचाने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता का जो सुझाव दिया था उसे गैंग प्लैंक कहते हैं। तो और ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था? यह कॉन्सेप्ट है हेनरी फेउल का, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, पदानुक्रम वह माध्यम है, ठीक है, हायरार्की वह माध्यम है जिससे संसाधनों का बंटवारा होता है, कर्मचारी चुने और तैनात किए जाते हैं, काम चालू होते हैं, उनकी समीक्षा होती है, उनमें सुधार किया जाता है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट है एपलबी का। ठीक है, एपलबी का, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, जिस तरह हर घर में निकासी होनी चाहिए वैसे ही हर संगठन में इसके लिए श्रृंखला होनी चाहिए। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट है उर्विक का। किसका? उर्विक, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, निर्देश में एकता का सिद्धांत, यूनिटी ऑफ प्रिंसिपल, किस सिद्धांत का
पूरक है। तो ये है इसके लिए श्रृंखला का, इसके लिए सीरीज का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो निर्देश में एकता का सिद्धांत किस सिद्धांत का कॉम्प्लीमेंट्री है? तो इसके लिए श्रृंखला का। लोक प्रशासन में प्रभावी प्रतिमान किसका है? लोक प्रशासन में प्रभावी प्रतिमान जो है वो वेबर का मॉडल है। किसका? वेबर का मॉडल। ऑप्शन फोर्थ। किसके लिए नौकरशाही एक महाद्वीपीय मूर्खता है? महाद्वीपीय मूर्खता का मतलब बहुत बड़ी मूर्खता। तो यह बात कही थी थॉमस कार्लाइल ने। किसने? थॉमस कार्लाइल ने। किसे व्यवहारवाद शब्द के लिए लोकप्रिय होने के पहले ही व्यवहारवादी वैज्ञानिक माना जाता है? तो ये थे एल्टन मेयो। कौन? एल्टन मेयो। अगला प्रश्न, व्यवस्था इस नाम से भी जाना जाता है। तो व्यवस्था किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक उपागम। तो व्यवस्था को हम आधुनिक उपागम के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे सामूहिक गतिकी का पिता माना जाता है? आपको बताना है कि सामूहिक गतिकी का पिता किसे माना जाता है। तो ये जो सही उत्तर है वो है लेविन को। लेविन को जो है सामूहिक गति का पिता माना जाता है। अगला प्रश्न, अ पीस रेट सिस्टम कब लिखी गई? क्वेश्चन ये है कि अ पीस रेट सिस्टम कब लिखी गई? तो ये पुस्तक लिखी गई थी 1895 में, 1895। अगला प्रश्न, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बुक किस से संबंधित है, या ये कहा जाए यह किसकी किताब है? तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर की बुक है। और F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता भी F.W. टेलर को बोला जाता है। अगला प्रश्न, F.M. मार्क्स द्वारा नौकरशाही, किसको? नौकरशाही को कितने भागों में बांटा गया है? तो इनके अनुसार नौकरशाही को 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न, वेबर के अनुसार सत्ता कितने प्रकार की होती है? तो वेबर के अनुसार सत्ता जो है वो 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी। वैज्ञानिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य यह उठाना था। तो क्या उठाना था? तो वैज्ञानिक व्यवस्था का जो प्रमुख उद्देश्य है औद्योगिक धानी को उठाना था। अगला प्रश्न, संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत क्लासिकल प्रिंसिपल ने तिरस्कार किया था। किसका तिरस्कार किया था? मानव संबंध का, ह्यूमन रिलेशनशिप। तो ह्यूमन रिलेशनशिप को जो है नकारा था किसने? संगठन के क्लासिकल प्रिंसिपल ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पुस्तक है जिसमें फेयोल ने संगठन के 14 सिद्धांतों का निर्माण किया था? तो इस पुस्तक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? ध्यान से देखिए लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि संगठन में समन्वय की अवधारणा होती है ताकि प्रोत्साहित किया जा सके। तो किसे प्रोत्साहित किया जा सके? सहयोग। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक नौकरशाही के विकास में कौन सी व्यवस्था की प्रमुख भूमिका होती है? तो मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक नौकरशाही में विकास की कौन सी व्यवस्था प्रमुख भूमिका होती है? तो ये है कुलीन तंत्र। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मूने एवं रेले ने पद सोपान के सिद्धांत को बताया। कैसा बताया? तो मूने एवं रेले ने पद सोपान के सिद्धांत को कैसा बताया? ऑप्शन नंबर डी, सीढ़ी प्रक्रिया। सीढ़ी प्रक्रिया। अगला प्रश्न, एक कर्मचारी को आदेश केवल एक श्रेष्ठ द्वारा, मतलब सीनियर द्वारा
मिलने चाहिए, यह किसने कहा है? तो यह स्टेटमेंट है फेयोल का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सरकार में निम्न से, ध्यान दीजिए, निम्न से उच्च तुल्य की ओर प्रशासकीय सत्ता के स्थानांतरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो यह प्रक्रिया कहलाती है केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का लेखक कौन है? इस किताब को फिर से देखिए, ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है एफ एम मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पद सोपान में सबसे खतरनाक दोष है। पद सोपान में सबसे खतरनाक दोष है, तो सबसे खतरनाक दोष क्या है? लाल फीताशाही, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में से मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही का लक्षण कौन सा नहीं है? फिर से इस प्रश्न को देखिए, मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही का लक्षण कौन सा नहीं है? तो ये है मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म जो है मैक्स वेबर के आदर्श नौकरशाही का के कैरेक्टर में नहीं आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण सिद्धांत में मिलावट है, किस चीज का मिलावट है? तो ये है समाजशास्त्र, मतलब सोशियोलॉजी एवं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो सोशियोलॉजी प्लस साइकोलॉजी मिलके जो है निर्णय निर्माण सिद्धांत बनाते हैं, जो कि हर्बर्ट साइमन का है। तो हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण सिद्धांत में समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान की आप मिलावट पाएंगे। अगला प्रश्न, एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सहयोग के लिए जनता को विश्वास दिलाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये कहलाता है नेतृत्व। ठीक है, एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सहयोग के लिए जनता को विश्वास दिलाने की क्रिया को कहते हैं नेतृत्व, ऑप्शन नंबर बी। नीति एवं प्रशासन, ध्यान दीजिए, नीति एवं प्रशासन जुड़वा बच्चों की तरह राजनीति के अभिन्न अंग है, यह किसने कहा है? नीति एवं प्रशासन जुड़वा बच्चों की तरह राजनीति के अभिन्न अंग है, यह स्टेटमेंट है पीटर ओडगार्ड की। किसका? ऑप्शन नंबर डी, पीटर ओडगार्ड। अगला प्रश्न, मैस्लो, मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत इस विचार पर आधारित है। तो किस विचार पर आधारित है? तो मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत ये है आवश्यकता पद सोपान के विचार पर आधारित है। अगला प्रश्न, हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण, ध्यान से देखिए, हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण सिद्धांत आधारित है। तो हर्बर्ट साइमन का जो निर्णय निर्माण सिद्धांत है वो तर्क अनुसार प्रत्यक्षवाद पर आधारित है। तो तर्कानुसार प्रत्यक्षवाद। अगला प्रश्न, मानव संबंध आंदोलन का प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो मानव संबंध आंदोलन का प्रमुख प्रतिपादक ये है एल्टन मेयो। कौन? एल्टन मेयो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन में पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लूथर गुलिक। पोस्ट कॉर्प का जो व्यू है वो है लूथर गुलिक का। अब इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न, पोस्ट कॉर्प में ओ का क्रियात्मक अर्थ है। तो इसका जो क्रियात्मक अर्थ है, जो मीनिंग निकलती है वो होता है संगठित करना, ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन नंबर बी। न कि ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन तो संगठन होता है। तो पोस्ट कॉर्प में जो ओ है वो संगठित करना है, ऑर्गेनाइजिंग है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हायरार्की का तात्पर्य है। तो हायरार्की का तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि निम्नतर पर उच्चतर का शासन। क्या? निम्नतर पर उच्चतर का शासन। जैसे इसको एक एक पिरामिड से समझिए, जैसे ये एक पिरामिड है, ठीक है, ये एक पिरामिड है, इसमें जो टॉप के लोग हैं वो बॉटम के लोगों पे शासन करते हैं, ठीक है।
तो ये है हायरार्की का मतलब, निम्नता पर उच्चतर का शासन। अगला प्रश्न, नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। तो नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 इसमें फैक्ट्स दिए गए हैं। क्या ये प्रासंगिकता थी, मूल्य था, सामाजिक समता थी कि परिवर्तन है, कि राजनीति प्रशासन द्विविभाजन पर बल? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है 1 2 3 4। मतलब प्रासंगिकता भी है, मूल्य भी है, सामाजिक समता भी है और परिवर्तन भी है। तो इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो है 1 2 3 और 4। अब लूथर गुलिक का जो पोस्ट कॉप दृष्टिकोण है उसमें अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर आर का क्रियात्मक अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आर का मतलब निकलता है रिपोर्ट देना, ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ट देना, या वहां पे इंग्लिश होगी रिपोर्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, टी क्यू एम, आपसे पूछा जा रहा है कि टी क्यू एम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो टी फॉर टोटल, क्यू फॉर क्वालिटी, एम फॉर मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा विकल्प श्रम विभाजन से संबंधित है और कर्मचारियों के कौशल और कार्यकुशलता को बढ़ाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कार्य विशेषज्ञता, वर्क स्पेशलाइजेशन। तो कौन सा विकल्प श्रम विभाजन से संबंधित है और कर्मचारियों के कौशल और कार्यकुशलता को बढ़ाता है? तो ये कहलाता है वर्क स्पेशलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न, प्रश्न ये है कि एक अच्छी विपणन, ध्यान दीजिए, एक अच्छी विपणन योजना दूरदर्शिता और प्रदान करती है, खाली स्थान है, यहाँ पे क्या होगा? तो एक अच्छी विपणन योजना दूरदर्शिता और क्या प्रदान करेगी? दिशा, डायरेक्शन। फिर से देखिए, तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है यहाँ पे खाली स्थान में आएगा दिशा, क्या? दिशा, डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, ओके, तो ये प्रबंधन से संबंधित हमारे सामने जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने इसको डिस्कस किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे हम इस तरह के वीडियो जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।